हेलो डियर स्टूडेंट। सो हम लोग कहाँ थे, कहाँ पढ़ रहे थे? हमने जो बात की थी रेस्पिरेशन के बारे में, उसी को आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। इज लंग्स। ठीक है, तो लंग्स अपने आप में स्ट्रक्चर क्या हो गए? एंटायर नेटवर्क ऑफ bronchi, bronchiole एंड alveoli। इनके पूरे नेटवर्क को अपन क्या बोलते हैं? लंग्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए। मैमेलियन लंग्स के बारे में एक अच्छा और इंपॉर्टेंट बात कि क्या बोला जाता है? संकन लंग्स। Mammalian lungs are solid but spongy। मतलब पूरे भरे हुए तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम बाटे जैसे, ऐसा नहीं। वो स्पंज की तरह पिचक सकते हैं, इस तरीके से फूल सकते हैं, पर ऐसे अंदर से खोखले नहीं है, अंदर कोई सेंट्रल कैविटी नहीं है। ऐसे लंग को क्या बोलेंगे? संकन लंग्स। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मैमेलियन लंग्स की। ठीक है, ये मैमेलिया के अंदर या मैमल्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलियन लंग। ठीक, चल नेक्स्ट। मसल्स इसके अंदर नहीं है, लंग्स के अंदर मसल्स नहीं है, मसल्स एब्सेंट। सो no power of self contraction। खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं लंग्स। ये तो बड़ी विधि बात बोली। अभी तो आप बोल रहे थे कि लंग्स ऐसे पिचकते हैं, फूलते हैं, तो किसी वजह से उसके आसपास जो सेटअप तैयार किया गया है, अगर रिब्स और डायफ्राम का प्रेशर उसके ऊपर पड़ेगा तो वो उस प्रेशर की वजह से पिचकेंगे या कोलैप्स करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट होंगे। खुद के अंदर सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की पावर नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर ध्यान रखना कि मैमेलियन लंग्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या होती है। ठीक है, अब एक पेयर है लंग्स का जिसमें राइट लंग और लेफ्ट लंग। दोनों लंग बराबर होते हैं कि थोड़ा बहुत छोटा बड़ा? कभी सुना है इसके बारे में? होता है, राइट लंग बड़ा होता है, लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा। ये भेदभाव क्यों? भेदभाव नहीं है, ये इस तरीके का इवोल्यूशन के दौरान या डेवलपमेंट हुआ होगा। ये कंपैरेटिवली लार्ज, इसका भार है लगभग 675 ग्राम। ये कंपैरेटिवली स्मॉल, इसका भार है लगभग 525 ग्राम। तो हमारे यहाँ पे आधे आधे किलो के फेफड़े अंदर की तरफ इतने भारी चीजें है। 675 ग्राम, 525 ग्राम। नेक्स्ट, इसके अंदर 3 लोब है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जबकि इसके अंदर कितने होते हैं? 2 लोब है। मैं तुमको यहां पे बता देता हूं कि सपोज करो ये हमारा राइट लंग है और ये हमारा लेफ्ट लंग है। तो तुमको लग रहा होगा कि अरे सर, फोटो देख के ही पता चल रहा है ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो इतना तो बनाना पड़ेगा ना दोस्त। हाँ, अब इसके अंदर 3 कौन कौन से हैं देखो इधर। एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर, 3 लोब्स है। इसके अंदर केवल 2 ही लोब है, लेफ्ट एंटीरियर और लेफ्ट पोस्टीरियर। ठीक है, तो कौन कौन से? एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल। इसके अंदर कौन कौन से है? लेफ्ट एंटीरियर एंड लेफ्ट पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये 2 लंग्स है। एक और चीज, लंग्स जो है दे आर कवर्ड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन।
और वो कितनी लेयर है? 2 लेयर है, और उन दोनों लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है? प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? हैव प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या करता होगा? प्लूरल फ्लूइड जो है वो लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान होने वाले फ्रिक्शन से जो डैमेज हो सकता है उसको रोकने का काम करता है। क्लियर? प्लूरल फ्लूइड विल रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है, और उसको रोकने का काम करेगा। अगर ज्यादा हो जाए कभी कभी, ठीक है, तो एक डिसऑर्डर हो जाता है, किसी इंफेक्शन की वजह से इस फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाए तो एक डिसऑर्डर होता है जिसको बोला जाता है डिस्पनिया। डिस्पनिया या जिसको बोला जाता है प्लूरेसी डिजीज। इसके अंदर क्या होने लगता है? ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ड्यू टू इंक्रीज्ड बॉडी फ्लूइड। ठीक है साहब, चलिए। तो ये मत सोचना कि सारा पार्ट ऐसा आ रहा है जिसमें याद रखने के लिए चीजें है, तो ये बेटा फिजियोलॉजी में सभी चैप्टर के अंदर है। जैसे अपन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, किडनी पढ़ेंगे तो किडनी और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद ही रखना, उसमें कोई ज्यादा समझने जैसी दिक्कतें नहीं है कि भाई अगर नेफ्रॉन के अंदर बोमन कैप्सूल है, पीसीटी है, लूपोपेनले है तो वो है, उसमें अपन कोई ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। पर हाँ, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, या अभी अपन गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस पढ़ेंगे, गैसेस ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, वहां पर जरूर चेंजेस आएंगे। ठीक है। लंग्स जो है वो एक चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है, जिनको अपन बोलते हैं थोरेसिक केज। क्या बोला जाता है? थोरेसिक केज। ठीक है, तो अब थोरेसिक केज के बारे में बात कर लेते हैं। थोरेसिक केज क्या है? सॉरी, थोरेसिक केज में थोरेसिक चैम्बर। कभी कभी ना ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते टीचर खुद ही ऑफलाइन हो जाता है। ठीक है, होना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करेंगे, इंटरेक्टिव बच्चा सामने बैठना जरूरी है। ठीक है, हाँ चलो। और वो भी जब इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाते हैं तब इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां फिर भी कि चलो अपन पढ़ाने आए हैं। घर पे पढ़ा रहे हैं ना, वर्क फ्रॉम होम, घर वाले फीलिंग आता है, ऐसा लगता है कि घर ही बैठे हुए अपन। ठीक है, तो कभी कभी ध्यान रखना। हाँ, थोरेसिक चैम्बर लंग्स प्रेजेंट है ऐसे एक, अपन बोल सकते हैं कि एयर टाइट चैम्बर है, मतलब वहां पर एयर सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी पाथ से आ सकती है, अपना जो ट्रैक्ट है उसके थ्रू आ सकती है, कहीं और से एयर नहीं आ रही है। और वो इसकी एनाटॉमी ही ऐसी है, चारों तरफ कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसकी वजह से एक चैम्बर बना है। तो सपोज करो ये तुम आदमी, ये तुम्हारा सीना, ये तुम्हारा पेट, और बाकी का तुम देख लो। इधर जेब बना दू, ये बना दी जेब। ठीक है, तो ये तुम्हारा सीना, तो ये जो चैम्बर बना है इसी को अपन क्या बोलते हैं? थोरेसिक चैम्बर, ये वाला। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, किस तरफ क्या प्रेजेंट है? पहली चीज, डोर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है? डोर्सल वेंट्रल समझ में आता है, किसी ऑर्गेनिज्म का पीठ वाला पार्ट, अपर पार्ट, दैट इज नोन एज डोर्सल चैम्बर। तो डोर्सल साइड में है एक तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, और दूसरा क्या है? वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स। ठीक है, नेक्स्ट वेंट्रल साइड में क्या है? अभी स्केलेटन इतना डिटेल में तुमने नहीं पढ़ा होगा, तो यहां पर एक बोन है जिसको बोला जाता है स्टर्नम। ठीक है, तो स्टर्नम और साथ साथ क्या हो जाएंगे? रिब्स। ठीक है, नेक्स्ट वेंट्रल साइड पे स्टर्नम और रिब्स। लेटरल साइड में, साइड लेटरल साइड मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, इधर तो हमको मालूम ही है क्या है, रिब्स या पसलियां।
नेक्स्ट पोस्टीरियर साइड, फेफड़ों के नीचे की तरफ बाउंड्री कौन बना रहा है? डायफ्राम, जो बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। ठीक है, कौन कौन सी? एक अपर थोरेसिक कैविटी और नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी, पेट वाला पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एबीसीडी लास्ट, एंटीरियर पार्ट। तो एंटीरियर साइड में हमारे पास क्या है? क्लेविकल बोन। तो इतनी सारी चीजें मिलकर एक चैम्बर बना रहे। इस चैम्बर के अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट है। अब इसके बारे में एक बात को और समझ लो। सपोज करो ये हमारा इस तरीके का एक चैम्बर बन गया, ठीक है, और ये हमारे फेफड़े, इस तरीके से मान लो ये हमारे फेफड़े, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप कुछ इस तरीके से हो गया है कि अगर यहां के वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा तो फेफड़ों के वॉल्यूम में भी फर्क पड़ेगा। फेफड़ों के अंदर का वॉल्यूम है उसको बोल रहे हैं अपन पल्मोनरी वॉल्यूम। क्या बोल रहे हैं? पल्मोनरी वॉल्यूम। इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, क्या बोलेंगे? इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। जबकि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, ये इसको क्या बोला जाएगा? थोरेसिक कैविटी। इसके वॉल्यूम को थोरेसिक वॉल्यूम बोलेंगे या वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। तो पूरा सेटअप कुछ इस तरीके से है कि एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी will be reflected in volume of lungs। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर। तो उसको, जैसे अगर यहाँ का वॉल्यूम कम होता है, ये पिचकता है, तो लंग्स भी क्या हो जाएंगे? पिचक जाएंगे, हवा बाहर निकल जाएगी। अगर ये फूलता है तो लंग्स भी फूलेंगे, हवा अंदर की तरफ आएगी। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब अपन ब्रीदिंग की प्रोसेस पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है, चलो हटा देते हैं इसको। ब्रीदिंग, सॉरी ब्रीदिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, स्टार मार्क करके, कि एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी will be reflected in volume of pulmonary volume या intrapulmonary वॉल्यूम। रेड मार्कर के साथ कंफर्टेबल तो हो ना, कि दिख तो रहा है क्लियर? मैं एक बार चेक कर लेता हूं, तब तक इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं। हटा दे, इसको भी हटा देते। चलो चलिए, तो ये तो हुआ किसके बारे में? थोरेसिक कैविटी के बारे में जो भी बात थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आगे आ रहा है, जो आगे के लेक्चर को समझने में भी हेल्पफुल रहेगा। डायफ्राम तो फिर भी नॉर्मल बात है, जिसके बारे में तुम फिर भी जानते हो। ठीक है, तो डायफ्राम क्या है? इट इज अ डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर, मसल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। और अभी अपन ने बात कर ली थी कि ये क्या करता है? डिवाइड्स बॉडी कैविटी इनटू टू पार्ट्स। ऊपर वाली हो जाएगी थोरेसिक कैविटी और नीचे वाला क्या रह जाएगा? एब्डोमिनल कैविटी। पहली बात। दूसरी बात जो है, डायफ्राम इज प्रेजेंट ओनली इन क्रोकोडाइल,
एंड मैमल्स, ठीक है। इन दो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट है, या दो ग्रुप के अंदर ही प्रेजेंट, इनफैक्ट एक ही ग्रुप है और बाकी क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स के अंदर आगे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डायफ्राम जो है वो उसको कौन कौन से पार्ट बॉडी के बीचों बीच प्रेजेंट है, बीचों बीच प्रेजेंट है तो कटेगा तो सही, कोई ना कोई तो उसको काट के ऊपर से नीचे तक जाएगा, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको काटती हुई जाएगी। सबसे पहला काटती हुई जाएगी मतलब भेदती हुई, पियर्ड बाय ईसोफेगस, ठीक है। और कौन, पोस्टीरियर वीना कावा एंड एरोटा, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जो इसको पियर्सिंग करती हुई या भेदती हुई, पेनिट्रेट करती हुई यहां से निकलती है। नेक्स्ट, डायफ्राम के बारे में, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ रेडियल मसल्स। पूरी एनाटॉमी के अंदर इसी तरीके से पॉइंट 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 अगर याद है तो एनाटॉमी बहुत आसान है। एनाटॉमी क्या पूरी फिजियोलॉजी है, और फिजियोलॉजी में भी इन स्ट्रक्चर, इन सिस्टम की एनाटॉमी, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बने हुए हैं वो। तो डायफ्राम के बारे में इतनी सारी बातें याद रखना, और जब ऑप्शन देखोगे तो याद आएगा। सबसे अच्छी बात यही है इसके अंदर कि ऑप्शन देखते इसमें कोई वो नहीं है कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, या ऐसा होगा तो कैसा होगा, कोई क्वेश्चन नहीं। इसके अंदर सीधा पूछेगा कि डायफ्राम को कौन कौन से पार्ट है वो पेनिट्रेट करते हैं, क्लियर। तो वो अगर दिमाग लगाओगे, ये हमारी बॉडी, यहां पर हमारा डायफ्राम, तो एक तो हमारा ये फूड पाइप तो जाएगा, इसोफेगस तो जाएगा ही जाएगा, साथ साथ कौन जाएगा, हार्ट से निकलने वाला अरोटा जाएगा नीचे की तरफ, और बॉडी से, लोअर बॉडी से आने वाला वीना कावा, पोस्टीरियर वीना कावा। तो हार्ट अगर पढ़ा है तो ये याद आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो जब पढ़ेंगे तब उसको वहां पे अपन एक बार लिख लेंगे। तो किससे बना हुआ है, रेडियल मसल, इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, फ्लैटनेस, ठीक है। डायफ्राम कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है जब इन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्लियर। तो डायफ्राम के बारे में दो चार बातें हैं। पहली बात क्या है, बॉडी कैविटी को डिवाइड करता है। दूसरी बात, क्रोकोडाइल मैमल्स के अंदर है, डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर से तीन स्ट्रक्चर इसको पेनिट्रेट करते हुए निकल रहे हैं, और रेडियल मसल से बना हुआ है, जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो इसका काम यही है, ऐसे होना और ऐसे होना, ठीक है। और ऐसे होने और ऐसे होने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा। गैसेस एक्सचेंज उससे भी, हाँ, एनवायरमेंट और लंग्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा, उसमें सबसे बड़ा योगदान इसका है। अभी अपन बात करेंगे, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। चलो अब आगे वाली बात, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, जो पढ़ना है पढ़ो, पर मेरा कहना मानना, इन वीडियोस को अगर तुम ठीक से देखकर नोट कर लेते हो चीजों को, तुमको लाइफ टाइम फायदा मिलेगा बेटा। ये नोट्स बहुत ही मेहनत करके बनाए गए नोट्स हैं। तुम अगर थ्योरी पढ़ोगे तुमको देखेगा कि सारी चीजें कवर भी हो रही है और ज्यादा बोझ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अब ये बात, ये किसके बारे में था, अपने डायफ्राम के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट मसल आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी तक अगर मैं बोलूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितना पढ़ा है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज आ रही है तो वो ये है, इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स, इनको बोला जाता है ICM, ठीक है। कहां प्रेजेंट है, तो हमको वापस से देखना पड़ेगा रिब्स के बारे में। कुछ इस तरीके से लगी हुई है हमारी पसलियां, ऐसे ही लगी हुई है, पूरा का पूरा नेटवर्क बना हुआ है। इसी तरीके से अगर अपन इधर की बात करें तो इस तरीके से पसलियां लगी हुई है,
ये नहीं कि एक दूसरे को बेचती हुई क्यों जा रही है, इस तरीके का पूरा नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, ये पसलियों का नेटवर्क। तो ये जो पसलियों के बीच में गैप है, रिब्स के बीच में, इस गैप को बोला जाता है इंटरकोस्टल स्पेस। तो दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन intercostal space between ribs, ठीक है, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल स्पेस में ये प्रेजेंट होती है। अब आगे की बातें, अब आगे की बातें देखो। दो तरीके की मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल intercostal muscle, और second one is internal intercostal muscle, ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे EICM, इसको अपन बोलेंगे IICM, ठीक। चलिए, तो EICM और IICM कहां प्रेजेंट है और क्या काम करेगी। सपोज करो ये हमारी दो रिब्स है, एक ये है, एक ये है। अभी पूरे सर्कल में नहीं बनाकर मैं केवल इतना ही बना रहा हूं। तो एक जो मसल है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, इस तरीके से, मतलब अपर रिब के डॉर्सल सरफेस से लेकर लोअर रिब के वेंट्रल सरफेस के बीच में, याद करने के लिए बना रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसा कहीं डायग्राम नहीं मिलेगा तुमको। तो ये जो है इसको बोला जाता है EICM या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। कहां प्रेजेंट है, अटैच्ड विथ dorsal surface of upper rib and ventral surface of lower rib, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसके साथ में अटैच है, अपर रिब के डॉर्सल साइड और लोअर रिब की वेंट्रल साइड के बीच, ऐसे ऐसे सभी जगह प्रेजेंट होगा। दूसरे वाले जो रिब है वो वेंट्रल रिब के डॉर्सल सरफेस और अपर रिब के वेंट्रल सरफेस, ठीक है। चल इधर देखो, इसको बोला जाता है IICM, अटैच्ड विथ डॉर्सल सरफेस ऑफ लोअर रिब, जस्ट उल्टा है, and ventral surface of upper rib, ठीक है। तो ये है एक हमारे पास, ये होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आसान। ये अपर रिब के डॉर्सल और लोअर रिब के वेंट्रल, जबकि ये वाली लोअर रिब की डॉर्सल और अपर रिब के वेंट्रल, क्लियर। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, एक अपर के डॉर्सल साइड में जुड़ी हुई है, दूसरी जो है वो लोअर के डॉर्सल साइड में जुड़ी हुई है, डन। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, इनका IICM का, ठीक है, ये कौन है, IICM, जबकि ये EICM है। IICM का कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर IICM का अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स नीचे की तरफ आएगी, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन विल पुल डाउन रिब्स एंड स्टर्नम। जब रिब्स नीचे की तरफ आएगी तो ऑब्वियसली स्टर्नम भी नीचे की तरफ से आने, मतलब सांस ली तो रिब्स ऊपर की तरफ चढ़ती है, वापस से थोड़ी देर बाद जब सांस छोड़ते हैं उस टाइम ये नीचे की तरफ आ जाती है, क्लियर। चलिए दूसरा देखो,
अब अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो इस जगह पे तो दोनों रिब्स इस तरीके से बाहर निकलेगी, ठीक है। चलिए कॉन्ट्रैक्शन बाहर और ऊपर की तरफ, कॉन्ट्रैक्शन कॉज अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम। बस अगर इतना समझ में आ गया तो आगे जो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है वो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमको सब कुछ आ जाना चाहिए। आसान है। दो टाइप, आईसीएम इंटरकोस्टल मसल कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन इंटरकोस्टल स्पेस बिटवीन रिब्स। रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल स्पेस है उस जगह पर वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपन क्या बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो दो जगह पे प्रेजेंट है। जो एक्सटर्नल वाली है वो एक्सटर्नल अपन बोल सकते हैं अपर रिब के डोर्सल सरफेस और लोअर रिब के वेंट्रल सरफेस। इसी तरीके से आईआईसीएम है वो लोअर रिब के डोर्सल और अपर रिब के वेंट्रल। इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स और स्टर्नम नीचे की तरफ मूवमेंट शो करते हैं, जबकि ये इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ मूवमेंट शो करेंगे। क्लियर? तो अगर ये याद है तो अगले लेक्चर में जो आने वाला है रिब्स और प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, उसको तुम आसानी से समझ पाओगे। क्लियर? नोट कर लीजिए। चलिए